नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे महापुरुष की बात करेंगे जिनकी जिंदगी वाकई एक मिसाल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, जिन्हें हम सब प्यार से बाबा साहेब कहते हैं। जरा सोचिए, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे स्कूल में सबके लिए रखे मटके से पानी तक पीने की इजाजत नहीं थी, और फिर वही लड़का बड़ा होकर करोड़ों लोगों के देश को उसका संविधान देता है। ये कहानी है अन्याय पर ज्ञान की जीत की, एक अटूट संकल्प की। तो सवाल यह है कि आखिर ये संकल्प आया कहां से? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। ये वो दौर था जब उन्होंने दमन के अंधेरों के बीच उम्मीद की पहली किरण देखी थी। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में भीमराव का जन्म हुआ, और बचपन से ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव की कड़वी सच्चाई का सामना किया। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता था, यहाँ तक कि जो पानी का मटका सबके लिए था उसे छूने तक की मनाही थी। सोचिए, ये वो अपमान था जो उनके मन में बहुत गहराई तक बैठ गया। लेकिन इस अपमान का जवाब उन्होंने नफरत से नहीं दिया, बल्कि एक पक्के इरादे से दिया। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, मैं पढ़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। और बस यही वो एक संकल्प था जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। और इस संकल्प को पूरा करने का रास्ता सिर्फ एक था, पढ़ाई, शिक्षा। उन्होंने ज्ञान को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। भारत में इतनी सारी रुकावटों के बाद भी उनकी ज्ञान की प्यास बुझी नहीं, बल्कि और बढ़ गई। और वो कहां पहुंचे? अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये दुनिया के सबसे बड़े शिक्षण संस्थानों में से हैं। उस जमाने में ये एक ऐसी उपलब्धि थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। दुनिया की सबसे बेहतरीन तालीम हासिल करने के बाद वो भारत लौटे, एक नए मिशन के साथ। अब वक्त आ गया था कि वो अपने ज्ञान को एक सामाजिक क्रांति में बदलें, हर इंसान को उसका हक, उसका सम्मान दिलाएं। बचपन में जो अन्याय उन्होंने खुद झेला था, अब वो उसी के खिलाफ सीधे लड़ रहे थे। जब लोगों को सार्वजनिक पानी से रोका गया तो उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। जब मंदिरों में जाने पर पाबंदी लगाई गई तो उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू कर दिया। वो सीधे सीधे पूरी व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। उनका तर्क ना बिल्कुल साफ था। वो एक सीधा सवाल पूछते थे, अगर समाज में बराबरी ही नहीं होगी तो फिर ऐसी आजादी का मतलब ही क्या है? उनके लिए राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी थी जब तक समाज के हर इंसान को बराबरी का हक ना मिल जाए। और फिर इतिहास ने उन्हें एक ऐसा मौका दिया जब उन्हें एक नए भारत की आत्मा को लिखने का जिम्मा मिला। 1947 में भारत आजाद हुआ और बाबा साहब को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। एक ऐसे देश के लिए कानून का ढांचा तैयार करना जो सदियों की गुलामी और भेदभाव से अभी अभी बाहर निकला था। उन्होंने भारतीय संविधान को 4 मजबूत खंभों पर खड़ा किया: न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हर भारतीय नागरिक के लिए गारंटी है, एक वादा है कि उनके अधिकारों की हमेशा रक्षा होगी। बाबा साहब का मानना था कि संविधान सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है। मतलब ये एक ऐसी किताब है जो वक्त के साथ समाज की जरूरतों के हिसाब से बदल सकती है, ताकि ये हमेशा काम की और जरूरी बनी रहे। लेकिन बाबा साहेब की विरासत सिर्फ संविधान या कानून की किताबों तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनकी पूरी जिंदगी ही अपने आप में एक पैगाम है, एक ऐसा संदेश जो आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को हिम्मत देता है। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि ये रास्ता बराबरी और करुणा पर आधारित है, और ये वही मूल्य थे जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष किया था। तो अगर हम उनकी पूरी जिंदगी को देखें ना, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, उनका सबसे बड़ा हथियार कानून नहीं था, बल्कि ज्ञान था, एजुकेशन। शिक्षा ही वो असली ताकत थी जिसने उन्हें हर मुश्किल को पार करने की हिम्मत दी। और यही पैगाम उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ा। उनका वो मशहूर नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये 3 बातें आज भी उतनी ही ताकतवर और जरूरी हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि आज के दौर में बाबा साहेब के संदेश का सबसे ताकतवर हिस्सा क्या है? शायद ये नहीं कि उन्होंने क्या लिखा, बल्कि ये है कि उन्होंने क्या करके दिखाया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक अकेला इंसान भी अगर उसके पास ज्ञान और पक्के इरादे की ताकत हो तो वो पूरे समाज, पूरे देश का भविष्य बदल सकता है।